हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरिंदर यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं कैरियर बिहार यूट्यूब चैनल पर एक नए सेशन में। और आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है एसएससी एमटीएस की वैकेंसी के रूप में। लेकिन इस बार बहुत बड़ा बदलाव के साथ ये वैकेंसी आया हुआ है। जैसे कि आपने एसएससी जीडी में बदलाव देखा, एसएससी सीजीएल में बदलाव देखा, एसएससी एचएसएल में बदलाव देखा। तो जैसे कि पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार एसएससी एमटीएस में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, तो बदलाव हो चुका है। और कहीं ना कहीं अब जाके उन बच्चों को दिक्कत होने वाला है जो समझिए कि थोड़ा सा हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं। वो लोग थोड़ा सा जो पहले ट्रेंड चला रहा था, एसएससी का पहले जो ट्रेंड चला रहा था, उनको हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनको सहूलियत मिलती थी, लेकिन अब थोड़ा सा उनको दिक्कत हो सकता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो बदलाव क्या हुआ है सब चीज आपको समझाएंगे, लेकिन समझाने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज जान लेते हैं कि कैसे क्या कब तक डेट है, कैसे क्या होने वाला है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कितनी वैकेंसी आई हुई है। उसके बाद से फिर हम डिटेल में चर्चा करते हैं। तो आइए दोस्तों, दो तरह के पदों के लिए दो तरह की वैकेंसी, तो इस बार बहुत बड़ी संख्या में है, लेकिन दो तरह के पद आपको देखने को मिलेंगे इसमें। एक तो आपका एसएससी एमटीएस का पद होगा और एक एसएससी एमटीएस से हौलदार का पद होगा, जिसमें एसएससी एमटीएस की जो पद हैं उसकी संख्या ज्यादा है, 10,880 है। टोटल वैकेंसी देखें तो एसएससी एमटीएस की ये बम्पर वैकेंसी है और इसके पहले इतनी वैकेंसी कभी नहीं आई थी। बहुत बड़ी संख्या कही जा सकती है अब तक एसएससी एमटीएस में। एमटीएस में आपको बता दिए कि 10,880 वैकेंसी है। हौलदार की वैकेंसी आपको रहने वाली है दोस्तों 529। डेट की बात कर लें तो फॉर्म अप्लाई करने का डेट आपको शुरू हो चुका है 18/1/2023 से, और आप 17/2/2023 तक इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसका ये आखिरी डेट है फॉर्म फिलअप करने का दोस्तों, ठीक है। तो आप देखिएगा दोस्तों, इसमें एग्जाम डेट की बात कर लें तो संभावित जो डेट है एग्जाम का वो अप्रैल 2023 में है। अप्रैल 2023 मतलब कि आपको फिलहाल जनवरी चल रहा है, जनवरी में आपका तो आधा निकल ही गया। तो कुल मिला के आपको फरवरी, मार्च और अप्रैल, मतलब लगभग आपको 3 से 3.5 माह का समय मिलने वाला है। लगभग आपको जो है 90 से 100 दिन का समय है, जो तैयारी के लिए पर्याप्त समय होता है। तो समय तो काफी है, आप अगर तैयारी अच्छे से करें तो आप सिलेक्शन पा सकते हैं। तो आप यहां पे देखिए दोस्तों, कौन भर सकते हैं फॉर्म, कौन भर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको हम एज की क्राइटेरिया बता देते हैं कि आप अगर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज कम से कम, वो चाहे जनरल वाले हों, चाहे ओबीसी वाले हों, वो चाहे एससी वाले हों, वो चाहे एसटी वाले हों, कम से कम एज कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम एज अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के आपको हम बता दें कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2/1/1998 से 1/1/2005 के बीच में आता है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इसका फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं। ओबीसी वाले जो बच्चे हैं उनको पता है कि भाई 3 साल का छूट मिलता है एज में, तो उनको यहां पर भी छूट मिलेगा ही मिलेगा। एससी एसटी वाले जो बच्चे हैं उनको एज में 5 वर्ष का छूट मिलता है, तो यहां पर भी आपको मिलने वाला है। क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो सिंपल, आप मैट्रिक पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। आप किसी भी बोर्ड से मैट्रिक पास, ये परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 90% लाए हो, आप 40% लाए हो, आप 33% लाए हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो 92% लाया है बच्चा मैट्रिक में उसको ज्यादा वेटेज मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप फॉर्म भर सकते हो, उसमें कोई वो वाली बात नहीं है। आप केवल 10th पास होना चाहिए किसी बोर्ड से, हाँ मान्यता प्राप्त बोर्ड से। अब ऐसा नहीं कि भाई कोई भी बोर्ड हो। सिलेक्शन प्रोसेस जो इस बार बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, वही यहां पे सिलेक्शन प्रोसेस भैया। तो पहले क्या होता था, एसएससी एमटीएस में जो वैकेंसी आती थी, 2 तरह के पद होते थे। तो उसमें एसएससी एमटीएस की जो पद होते थे, वैकेंसी होती थी, उसमें तो आपका होता था पहले सीबीटी एग्जाम, उसके बाद से आपका डिस्क्रिप्टिव होता था। तो इस बार डिस्क्रिप्टिव हटा दिया गया, लेकिन जो एसएससी एमटीएस हौलदार की जो प्रोसेस होता था, जिसमें आपको होता था कि आप पहले सीबीटी एग्जाम, ठीक है। तो दोनों के लिए सीबीटी एग्जाम तो सेम होता था, एसएससी एमटीएस और एसएससी एमटीएस हौलदार के लिए सीबीटी एग्जाम जो होता था वो तो सेम होता था। हौलदार में क्या होता था कि फिजिकल होता था। फिजिकल का मतलब क्या हो गया कि जिसको आप पीटी बोलते हो या फिर पीएचटी बोलते हो, जहां पर आपको थोड़ा सा दौड़ होता है और
आपके शरीर की माप तौल की जाती है, वो पीएचडी हो जाता है। हवलदार में वो तो होना ही होना है, लेकिन एसएससीएमटीएस में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था उसको खत्म कर दिया गया और मात्र एक ही पेपर होगा जो CBT 1 होगा और उसी के बेस पर आपको सिलेक्शन होना है दोस्तों। तो देखिए रिटन टेस्ट होगा पहले आपको सिलेक्शन प्रोसेस में, उसके बाद से पीईटी पीएचडी, ये केवल किसके लिए होगा, हवलदार के लिए होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनल आपके पास से, उसके बाद से आपका हो जाएगा मेडिकल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं भैया कि जो बच्चे फॉर्म भरेंगे एसएससीएमटीएस का, वो दोनों पदों के लिए, दोनों तरह के पदों के लिए एक ही साथ फॉर्म भरेंगे। ऐसा नहीं है कि एसएससीएमटीएस का कोई बच्चा फॉर्म भरेगा तो फिर उसको अगर हवलदार का भरना है तो अलग से भरना है, ऐसा नहीं है। आप वहां पर फॉर्म भरने के समय ही आप पोस्ट का प्रेफरेंस दे दीजिएगा, उसी में आपका काम हो जाएगा। दोनों तरह के पदों के लिए एक ही फॉर्म भरना है, अलग अलग फॉर्म भर दीजिएगा भैया रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोनों तरह के पदों के लिए एक ही साथ आपको प्रेफरेंस देना है। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि दोनों तरह के पदों के लिए जो पहला एग्जाम होगा, एग्जाम तो एक ही है, एग्जाम आपका एक ही होने वाला है, वो एक ही बार होगा। ठीक है, एक ही बार होगा और उसी के आधार पर आपको जो है अलग अलग कट ऑफ बनेगा। दोनों तरह के पदों के लिए अलग अलग आपका कट ऑफ बनेगा। अब बता देते हैं कि जो एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ है उसमें 2 सेक्शन कर दिया गया है। देखिए सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकेंड के नाम से 2 सेक्शन कर दिया गया है। पहला जो सेक्शन होगा दोस्तों उसमें होगा क्या कि मैथ और रीजनिंग के प्रश्न रहेंगे। मैथ और रीजनिंग के कितने प्रश्न रहेंगे, तो टोटल 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं, टोटल 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों। और ये टोटल 120 मार्क्स के हों, 120 मार्क्स के होने वाले हैं। मैथ के टोटल आपको 20 क्वेश्चन होंगे पहले सेक्शन में, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होने वाला है, 3 मार्क्स का होने वाला है। तो टोटल मैथ के भी 60 नंबर के प्रश्न होंगे और रीजनिंग के भी आपको 60 मार्क्स के प्रश्न होने वाले हैं। टाइम इसके लिए कितना मिलने वाला है, तो 45 मिनट ओनली। क्वालिफाइंग नेचर का ये होगा, मतलब इसको केवल क्वालिफाई करना है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी दोस्तों। आपको यहां पे डरने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, यही बदलाव हुआ है, निगेटिव मार्किंग इसमें होगी नहीं, केवल इसको क्वालिफाई करना है। अब ये भी आपको बताते चले कि आपको क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर लाने होंगे। तो देखिए आपको हम लिखें यहां पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो अगर पहले सेक्शन जिसमें मैथ और रीजनिंग है उसको क्वालिफाई करना है, आपको अगर जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 30% मिनिमम लाना पड़ेगा। 30% मिनिमम लाने का मतलब ये हो गया कि 120 मार्क्स का ये पहला सेक्शन होगा, उसका 30% निकालेंगे तो 36 नंबर आएगा, बात 36 हो गया। जनरल के बाद से अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो 25%, यानी कि 120 का निकालेंगे तो 1/4 जो कि 30 नंबर आएगा। आप किसी अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 20%, यानी कि 1/5 जो कितना आएगा, 24 नंबर आएगा। तो देखिए केवल क्वालिफाई करना है, केवल क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स आपके मेरिट में ऐड नहीं होंगे। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई सिलेक्शन किसके बेस पर होगा, तो सिलेक्शन आपका होने वाला है सेक्शन 2 के बेस पे। सेक्शन 2 में 2 सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से, इंग्लिश और जीए। इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जीए के भी 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी कि इंग्लिश के 75 मार्क्स के पेपर होगा और जीए का भी 75 मार्क्स का पेपर होगा। टोटल आपको 150 मार्क्स हो जाएगा। देखो 75 150 हो गया और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आपको बताई दिए। अब इसमें भी आपको टाइम मिलने वाला है 45 मिनट। ठीक है, 45 मिनट आपको टाइम मिलने वाला है और यहां पे रहेगी निगेटिव कितनी होगी, 1/3 की। तो एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 3 नंबर आपको मिलेगा और एक गलत किए तो 1 नंबर आपका कटेगा। कुल मिला के भैया ये है। और स्पष्ट शब्दों में समझ लीजिए कि जो आपका फाइनल मेरिट बनेगा वो सेक्शन 2, मतलब ये जो 150 नंबर का ये सेक्शन 2 है, इसी के बेस पर बनने वाला है। आप जितना ज्यादा इसमें स्कोर कर सकते हैं वही आपका सिलेक्शन दिलाएगा। क्लियर। और इसके बाद आपको और कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप एसएससीएमटीएस के लिए जा रहे हैं तो इसके बाद से आपका इसमें जितना नंबर होगा उसी के आधार पर आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है। उसके बाद और कुछ नहीं करना है, आप इसी के आधार पर सिलेक्शन डिसाइड हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन अगर आप एसएससी हवलदार एमटीएस हवलदार के लिए जा रहे हैं, फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए अब
इसको क्वालिफाई मतलब कि इसके बाद से आपका होना क्या है, फिजिकल होना है। फिजिकल में आपका होगा फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के साथ साथ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा। उसमें होगा क्या कि जो हवलदार के पद के लिए बच्चे अप्लाई करेंगे उसको उनमें मेल कैटेगरी जो लड़के होंगे उनको चलना पड़ेगा, वॉकिंग करना पड़ेगा। कितना, तो 1600 मीटर। कितना समय मिलेगा, तो मिनिमम आपको मैक्सिमम टाइम मिलेगा 15 मिनट। क्लियर। वही लड़कियों की बात कर लें तो उनको चलना होगा 1 किलोमीटर और मैक्सिमम आपको टाइम मिलना है 20 मिनट। ठीक है दोस्तों। हाइट की बात कर लें तो आप अगर लड़के हैं और आप अगर जनरल से हैं, ओबीसी से हैं या फिर एससी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए मिनिमम 157.5 सेंटीमीटर। लेकिन एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आप लड़के हैं तो आपकी हाइट मिनिमम 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वही फीमेल की बात कर लें तो जनरल, ओबीसी, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसटी वाली लड़कियां जो है, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करने वाली लड़कियां हैं, उनकी हाइट यहां पे 149.5 सेंटीमीटर बोला गया है। चेस्ट की बात कर लें तो चेस्ट आपको केवल लड़कों का मेजर किया जाएगा, बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, फूलने के बाद मिनिमम 86 सेंटीमीटर, मतलब कि आपका चेस्ट कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। तो ये है भैया, आप देख सकते हैं कि यहां पर कुल मिला के मैथ के और रीजनिंग के वेटेज को कम कर दिया गया है, केवल इंग्लिश और जीए के वेटेज को बढ़ाया गया। तो इसमें होगा क्या कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनको पहले से ही इंग्लिश समझ में आती है, वो बच्चे तो यहां पर स्कोर कर लेंगे। उनको कहां पे मेहनत करना है भाई, तो जीए पे, जीए वाले सेक्शन पे मेहनत करना है। लेकिन जो बच्चे इंग्लिश से उनका उतना नाता नहीं रहा है, जो हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं या फिर अन्य किसी लैंग्वेज को पढ़े हुए हैं, तो उनको होगा क्या कि उनको तो जीए पर भी वर्क करना पड़ेगा, साथ में उनको इंग्लिश पर भी ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन में इंग्लिश और जीए का ही मेन रोल रह गया है। ये तो केवल क्वालिफाइड नेचर का है। लेकिन पहले क्या होता था कि जो बच्चे हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं उनको इंग्लिश में दिक्कत होती थी तो मैथ से और रीजनिंग से उनका स्कोर अच्छा आ जाता था, जिससे उनको सिलेक्शन में सहूलियत होता था, उनका भी स्कोर अच्छा खासा हो जाता था, जो उससे वो सिलेक्शन ले पाते थे। लेकिन अब भैया आपने तो मैथ और रीजनिंग को खत्म ही कर दिया ना, तो अब बच्चे जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो करें तो क्या करें। ठीक है, सीधे कह दीजिए कि भाई आप फॉर्म ना भरें। हिंदी मीडियम जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से कितना कम्पीट करेंगे भाई। सीधे आपने मैथ और रीजनिंग के वेटेज को ही कम कर दिया। तो एक तरीके से ये कहीं ना कहीं जो है हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं या फिर जिनका इंग्लिश से उतना नाता नहीं है उनके साथ ये नाइंसाफी हुई है। ये तो समझिए कि भाई मतलब कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ही बढ़ावा मिलेगा इससे, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो जा नहीं पाएंगे, उनका सिलेक्शन हो नहीं पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैथ और रीजनिंग को भी वेटेज दिया जाना चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। ओके बाय।